यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया वो एस्से का टॉपिक जो शायद मैंने कभी अटेम्प्ट ना किया होता। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान है और अभी मैं आप सबके बीच आया हूँ एक नए एस्से के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन को लेकर के, जिसमें कि आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। असल में हमने एक इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसके की तहत यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स एस्सेज को हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में मिक्सचर रहता है हमारी लैंग्वेज का, और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि यदि आप मेरी एक भी वीडियो देख लेते हैं तो आप अगली वीडियोस भी अवश्य देखेंगे। आपको उसका कंटेंट इतना अच्छा लगेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी करते हुए अपने आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। असल में आज का जो मैंने विषय लिया है वो मेरे लिए तो कोई विशेष रुचिकर नहीं है, किंतु आपके लिए ये अवश्य इंटरेस्टिंग हो सकता है। आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो 2021 में पूछा गया? देखिए, असल में 2021 में दो पार्ट्स थे एस्से के, जैसे हर बार होता है, किंतु दोनों पार्ट्स में इस बार फिलॉसफिकल एस्सेज थे। तो सेकंड पार्ट भी फिलॉसफिकल था। उसमें एक टॉपिक आया था, व्हाट इज़ रिसर्च, जस्ट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। हिंदी में उसका अनुवाद था कि शोध क्या है, एक अजनबी के साथ मुलाकात। एक अजनबी ज्ञान क्या था? हाँ, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। अब इसमें जब अंग्रेज़ी में आप पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं तो एक बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? इंग्लिश में है ब्लाइंड डेट, हिंदी में है अजनबी मुलाकात। अब भाई पहले मुझे कोई ये बताओ कि डेट का मतलब क्या होता है? तारीख, कोट वाली तारीख पे तारीख, या फिर वो खजूर जो होता है डेट, वो आखिर डेट का अर्थ क्या है? मुझे यहाँ पे कुछ सेट बैठ नहीं रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि रिसर्च करूँ। टॉपिक जो है वही मेरा रिसर्च है, तो फिर मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, और जो मुझे मिला वो देख करके मैं तो कभी भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करने वाला था। असल में जो मैंने समझा उसको आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। आपके पास कोई और डायमेंशन हो, आप भी इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसे और कौन से पॉइंट हो सकते थे जो कि इस ऐसे को और ज़्यादा अधिक अच्छा बना सकते थे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ कीवर्ड्स को ध्यान देना है, जैसे मैं हर वीडियोज़ में करता हूँ कि पहले कीवर्ड्स को हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम अप्रोच करते हैं ऐसे को। तो ऐसे यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहला है कि व्हाट इज़ रिसर्च। सबसे पहले शोध क्या है? तो इसका मतलब हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि शोध है क्या। इसमें टॉपिक में भी कह रहा है और हम लोग को ज्ञात भी होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पहलू आता है वो है कि एक अजनबी के साथ मुलाकात, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, अथवा अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। अब सबसे पहले हम शोध के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है? जो हम लोगों ने पहली बार किसी चीज़ को खोजा हो, उससे पहले कभी भी किसी ने कुछ ना खोज रखा हो, वो होता है आविष्कार। ठीक है, आविष्कार। जैसे अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज, तो वहाँ पे खोज जो है वो रिसर्च नहीं है, वो जो है इन्वेंशन है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ इन्वेंशन, जो बल्ब है वो एक इन्वेंशन है। शोध क्या होता है? शोध होता है आपको किसी विषय में कुछ ज्ञात है, आप उसके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। कि अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपके मन में आएगा मेरी पिछली सारी वीडियोस कोई दूसरे बैकग्राउंड में हुआ करती थी, किंतु ये बैकग्राउंड मेरी दूसरी है, ये वीडियो थोड़ी आपको टिल्टेड नज़र आ रही है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यदि आपके मन में ये भाव आ गया तो समझ लीजिए कि आप रिसर्च के मेथड में शुरू हो चुके हैं, आप रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं। जब आप इसमें देखना शुरू करेंगे आपको लगेगा अच्छा, इसका मतलब हो सकता है कि पिछले वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो। आप मेरी लास्ट वीडियो उठा के देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि एक भैंस आ गई थी, तो उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना एंगल चेंज कर लिया, अपना वीडियो का जो लोकेशन है वो मैंने चेंज कर दिया। तो ये आपके रिसर्च का पार्ट होगा। अब ये रिसर्च किसी काम का नहीं है, मुझे पता है, किंतु जब हम इसी को कोई थॉटफुल काम को लेकर के आगे बढ़ाते हैं तो उसे कहा जाता है शोध, उसे कहा जाता है रिसर्च। ठीक है, जैसे मैथ्स का अब रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, अब रीमान इंटीग्रल पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं होगा, सपोज रीमान इंटीग्रल है। अब उसमें आप सोचेंगे कि इसने जो डेफिनेशन दिया है, इन्होंने जो थ्योरम दिया है, उसके हिसाब से क्या हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसका और क्या स्कोप है, हम इसे और बेटर कैसे बना सकते हैं। आप उसके पीछे लग गए, दिन रात आप उसे समझने के प्रयास में हैं, उसे कहेंगे रिसर्च। यदि आप कोई नई चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो फिर खोज हो जाएगा, इन्वेंशन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि डेट क्या, या फिर हमारी जो है कि अनजान मुलाकात वो क्या। देखिए, यदि आप हिंदी माध्यम के छात्रा हैं तो आपके लिए थोड़ा सरल है ये लिखना, अंग्रेज़ी वालों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि
ब्लाइंड डेट और डेट को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने देखा, जो मैंने ढूंढने का प्रयास किया, उसके अनुसार जो मुझे पता चला वो क्या है। देखिए, जब भी कोई एक अननोन आदमी या फिर कोई नोन आदमी किसी के साथ जनरली जो होता है वो अपोजिट जेंडर के साथ जब वो एक मुलाकात पे जाता है, उसे कहते हैं डेट। जैसे अगर कोई लड़का है वो किसी लड़की के साथ कहीं घूमने गया, किसी कैफ़े में गया, किसी रेस्टोरेंट में गया, किसी पार्क में गया, उसे हम लोग डेट कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई अननोन आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसके की विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है पहले से, उसे कहेंगे ब्लाइंड डेट। तो क्या ऐसा सच में है कि जो आविष्कार है, जो रिसर्च है, वो एक ब्लाइंड डेट है नॉलेज के साथ? इसके लिए हमें क्या है ना, हमें पैरेलली दोनों को समझना पड़ेगा कि डेट का कंसेप्ट क्या है और नॉलेज के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है, उन दोनों में कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है। अब जब हम उसे सोचना शुरू करेंगे तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेट क्या होता है, डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिए, डेट के लिए मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो खोजा है, जो मुझे समझ आया है, और भी कुछ हो तो आप बताइएगा, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ बता दिया, डेट के बारे में आप ही को ज़्यादा नॉलेज होगा। तो जो डेट है उसमें सबसे पहली बात कि जो सामने वाला है वो सामने वाले को जानता हो, जो डेट पे जा रहा है वो एक दूसरे को जानता हो। अभी हम ब्लाइंड डेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेट की बात कर रहे हैं। तो लोग उसमें एक दूसरे को सामान्य तौर पे जान रहे होते हैं। क्या रिसर्च के केस में ऐसा है? क्या रिसर्च जब हम लोग कर रहे होते हैं उसमें हमें पता रहता है सामने वाले के बारे में? आंशिक रूप से हाँ। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, या सपोज़ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, सपोज़, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ज़्यादा डीप आपको घुस करके उसे समझने का प्रयास करना है, तो क्या आप उस रिसर्च के दौरान उसे जानते हैं? क्या आप जो डेट पे जाते हैं क्या उसे जानते हैं? ऑब्वियसली हाँ, कुछ हद तक हाँ, और कुछ हद तक जानने के प्रयास में रहते हैं। डेट में क्या होता है? डेट में भी यही होता है कि आप उसे जानते तो रहते हैं, आप उसे देखे तो रहते हैं, किंतु आप उसके बारे में डिटेल नहीं जानते। उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसकी चॉइस क्या है, उसका थॉट क्या है, वो सब चीज़ जानने के लिए ही आप डेट पे जाते हैं। तो जो डेट है उससे हम पैरेलल अपना इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं रिसर्च को इस पॉइंट में कि सामने वाले को हम जानते हैं, आंशिक रूप में जानते हैं। पूर्ण रूप से जानने के लिए हम लोग डेट पे जाते हैं, ऐसी पूर्ण रूप से उसे समझने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है कि डेट पे जो हम लोग जाते हैं तो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं कि हम पहली डेट पे जाएं और हम इम्प्रेस कर दें। क्या रिसर्च में कुछ ऐसा होता है? सोच के देखिए, यदि आपको किसी चीज़ का रिसर्च करना है, क्या आप नॉलेज को इम्प्रेस करने के लिए जाएंगे? आई होप कि नहीं, क्योंकि इम्प्रेस करने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता रिसर्च में। उस आप अकेले कमरे में बंद होकर के रिसर्च कर रहे होते हो, दुनियादारी से अगर दुनिया वालों से अगर मिल भी रहे होते हो तो भी एकदम कट ऑफ टाइप रहते हो। आपको किसी को कोई इम्प्रेस नहीं करना होता, आपको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए होता। यदि आपका रिसर्च सक्सेसफुल होता है, आप कुछ रियल में ऐसा फाइंड करते हो जो कि पूरे ह्यूमन काइंड के लिए एक वो फ़ायदेमंद साबित हो, तब आपको कोई प्राइज़ वगैरह मिलता है। तब आपको एबल प्राइज़ मिलता है मैथ्स का, तब आपको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलता है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिलता है। यदि नहीं तो आपको अवार्ड्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता, आप अपना रिसर्च कर रहे हो तो। सो आप कभी भी रिसर्च इम्प्रेस करने के लिए किसी को नहीं करते हो, जबकि डेट में हम सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए गए होते हैं। तीसरी पॉइंट जो हम लोगों की है, डेट हम लोग अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमें कोई चाहिए होता है जिसके प्रति हम अट्रैक्टेड रहते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। किंतु इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, रिसर्च के केस में हमारी कोई काम वासना नहीं होती है। तो यहाँ पे भी देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन डेट एंड रिसर्च, ठीक है, कोई इसमें नहीं है समानता। चौथा पॉइंट, जो डेट होता है सामान्य तौर पे वो एक इनिशियल स्टेज होता है, वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है। मतलब कि अगर कभी किसी में प्रेम होता है तो वो समझ लीजिए कि डेट उसका प्रथम सोपान होता है, पहली सीढ़ी होती है। यदि फर्स्ट डेट सक्सेसफुल हो गई तो आपको सेकंड डेट मिलती है, तारीख पे तारीख पे तारीख। उस केस में भी वही होता है कि पहली डेट अगर सक्सेसफुल हो गई, सामने वाले ने हाँ कर दिया, लड़की ने हाँ कर दिया, तो आप नेक्स्ट डेट पे आपको बुलाएगी, अन्यथा नहीं बुलाएगी, वो किसी और को ढूंढेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है कि इनिशियल स्टेज होता है लव का, जो प्रेम है, प्रेम का शुरुआती का कुछ क्षण, शुरुआती का कुछ पल वो रहता है, पहला स्टेज समझ लिया रहता है। क्या रिसर्च ऐसा होता है?
देखिए, रिसर्च में हम लोग ऐसा डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफ़ाइन कर सकते? रिसर्च की जब आप शुरुआत करते हैं तब वो आपका इनिशियल स्टेज अवश्य रहता है, किंतु क्या पूरे प्रोसेस में आप ऐसे ही अनभिज्ञ रहेंगे, आप फर्स्ट स्टेप पे ही रहेंगे? ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो हम उसमें डेवलप करते जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती जाती है। तो फर्स्ट स्टेज उसे कहना पूरी तरीके से उचित नहीं होगा। हाँ, कि स्टार्टिंग में जो शुरुआत है, जो आरंभ है, उसमें आप कह सकते हैं कि वो प्रेम का पहला सोपान होता है रिसर्च, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा पे तो आप तभी पहुँचोगे जब आपका रिसर्च पूरा हो जाएगा। लेकिन नहीं भी पहुँचता है तब भी आपका एक तरफा प्यार तो चलता ही रहेगा, ठीक है? तो वो बात है। जबकि हाँ, उसके बाद फिर चौथा पॉइंट और हम लोग कह सकते हैं कि डेट में हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। यदि सामने वाले ने मना कर दिया तो हम लोग मूव ऑन हो जाते हैं, किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, सेकंड डेट पे चले जाते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ। किंतु रिसर्च में सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि आप किसी टॉपिक पे ऊपर रिसर्च शुरू किए, उसके बाद फिर आप लोगों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि आपको कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप फिर दूसरे टॉपिक पे निकल लिए। ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपकी पूरी निष्ठा होती है। और इसी के साथ हमें पाँचवा पॉइंट भी मिलता है। पाँचवा पॉइंट क्या होता है? जब हम डेट पे जाते हैं ना, तो हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती सामान्यतः, ठीक है? होती भी है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती कि हम उसे आगे तक कंटिन्यू करके रख सकें। ऐसा कई बार होता है कि जो हम लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं कि लड़की मान जाए, पहले डेट के लिए मान जाए, और मान जाती है। वहाँ पे आपको तो प्रेम है उससे, हो सकता है सामने वाले की ओर में कोई राग उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो जो है वो क्या कहते हैं, मतलब फीलिंग्स उस प्रकार की होती है डेट में। आई डोंट थिंक सो, और होती भी होगी, ठीक है? इस पॉइंट को हम वो रख देते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, समझ नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे हाँ होती है फीलिंग्स, वो ठीक है। इस पॉइंट को आपको जैसे लिख दीजिए, आप उसे रिलेट कर दीजिए कि जो रिसर्च होता है, रिसर्च में हमारी फीलिंग्स जुड़ी रहती है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में हम लोग मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, हम साधारणतः उसी सब्जेक्ट में ही अपनी PhD भी करने का प्रयास करते हैं, उसी सब्जेक्ट में हम लोग रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक हृदय से जुड़ाव रहता है, एक लगाव रहता है कि हम इस विषय में कुछ सोसाइटी को देना चाहते हैं। तो वहाँ पे तो फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग रहती है। तभी इसमें कई बार आप देखते होंगे कि 10-10 साल लग जाते हैं रिसर्च में, तब भी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई रहती है। और पहले तो आप देखते होंगे कि एक वैक्सीन बनने में 40 साल 50 साल का समय लग जाया करता था, 20 साल का समय लग जाया करता था। वो एक रिसर्च का फेज़ हुआ करता था, कोई हार नहीं मानता था। ये नहीं कि डेट पे आप गए, फर्स्ट डेट पे आपकी फीलिंग्स तो है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आप मूव ऑन कर गए क्योंकि सामने वाले ने मना कर दिया। ऐसा नहीं होता रिसर्च में जनरली, ठीक है? यदि यहाँ पर आपने मना कर दिया ना, तो दूसरी रिसर्च को फिर सामने वाला पकड़ता भी नहीं है, फिर वो उसी को मन में लेके बैठा रहता है कि नहीं मेरा पहला प्यार यही था, ये नहीं तो कुछ नहीं, उसके बाद वो अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर देता है। तो यहाँ पे सामान्यतः ऐसा होता है रिसर्च में। अगला पॉइंट जो डेट होता है, डेट में कुछ तो सत्यता होती है और कुछ मिथ्यात्व का भाव रहता है। मतलब जब आप डेट पे जाते हो तो कुछ तो आप सच बोलते हो और कुछ झूठ बोलते हो ताकि आप इम्प्रेस कर सको सामने वाले को, ठीक है? यही होता है। कोई पूरी तरीके से एकदम सही नहीं बोलता, अपने आप को सिर्फ एक अच्छा पार्ट दिखाने का प्रयास करता है। ऐसा तो नहीं है कि अपनी जो अंदर की बुराइयाँ हैं वो भी सारी बता देता हो। अगर कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है? ही और शी वुड बी अप्रिशिएबल, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला चीज़ जो कि रिसर्च के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिसर्च जो होता है वो पूरा रियलिटी पे आधारित होता है, ठीक है? और आदमी जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड रहता है, तो जो होता है वो अपना सच दिखाता है। यदि वो वहाँ पे झूठ का उसमें प्रयोग करेगा तो उसकी रिसर्च कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, ये बात उसे अच्छे से पता होता है। कहीं तो डेट के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है? लोग फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं सामने वाले को, सोचते हैं अगर एक बार मान गई तो बाद में बताते रहेंगे सच्चाई, हमारी गलती क्या है, हम कह देंगे कि तुम्हारे लिए हम सुधरने के लिए भी तैयार हैं, तुम्हारे लिए हम शराब छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं बताते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम डेट पे जाते हैं तो हमारा इंटेंशन रहता है कि सामने वाले को ना जज करें। जज का मतलब क्या? हम लोग सामने वाले को कॉन्स्टेंटली जज कर रहे होते हैं कि ये कैसे बैठा है, इसके बोलने का तरीका क्या है, इसके चलने का तरीका क्या है, इसके कॉल पे बात करने का तरीका क्या है, ये मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर के आया है, ये मुझसे शायरी कैसी कर रहा है, या इसके थॉट्स क्या। हम पूरे टाइम हम उसे जज कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम भी बहुत अच्छे तरीके से जज हों। रिसर्च के केस में ऐसा है क्या नॉलेज के साथ? नॉलेज कभी रिसर्चर को जज नहीं करती है, ठीक है? वहाँ पे सिंपल सा यही होता है कि जो रिसर्चर है वो रिसर्च के लिए जाता है, यदि उसे कुछ सफलता मिलती है तब भी उसे कोई विशेष अप्रिशिएट करने वाला नहीं रहता।
नहीं मिलती है तब भी कोई उसे कुछ ख़राब कहने वाला नहीं होता। वो कभी कोई किसी से जज नहीं होता सामान्यतः, क्योंकि सबको पता है कि इसे जज करने का कोई ख़ास फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि जिस दिन इसने रिसर्च कर लिया ना उस दिन तुम सबसे बहुत आगे निकल जाएगा वो, ठीक है। तो रिसर्च का यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं बैठता है डेट के साथ मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेट अनश्योर होता है अपने रिज़ल्ट को लेकर के। ऑब्वियसली ना वहाँ पे आपको पता नहीं होता कि सामने वाला हाँ कहेगा कि मना कर देगा, हाँ कहेगी कि सीधा सीधा आपको कहेगी नहीं नहीं सॉरी अब नहीं हो पाएगा, या आपको बीच में लटका के रखेंगे कि बताते हैं, मैं आपको जल्दी बताता हूँ या मैं आपको जल्दी बताती हूँ, ऐसा करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होता। ठीक ऐसा ही कुछ केस रिसर्च के भी उसमें होता है, उसमें भी आपको पता नहीं होता रिज़ल्ट क्या आएगा, उसमें भी आप अनश्योर रहते हो रिज़ल्ट को लेकर के, रिसर्च सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों में ना पैरेलल आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा डेट में होता है वैसा ही रिसर्च के केस में भी होता है, तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ अवश्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप डेट पे जाते हो ना तो आपको पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। यदि आप किसी लड़की को गोभी का फूल दोगे ना गिफ्ट में, कहोगे ये भी तो फ्लावर है, कॉलीफ्लावर है, वो लड़की आपसे इंप्रेस होने से ही मान के चलो, ठीक है। लेकिन यदि आप रिसर्च कर रहे हो और कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कोई टॉपिक है, जैसे मैथ्स का आप टॉपिक ले लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। आपको बस ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं आपके, वो गाइड करने वाले होने चाहिए, तो वहाँ पे पैसे का बहुत अधिक रोल नहीं होता। हालांकि फिर हर केस में ऐसा भी नहीं है। अब यदि आप किसी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि अंतरिक्ष के ऊपर इसरो का कोई मिशन जा रहा है, या और आपने कोई गैलेक्सी की खोज करनी है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिसर्च में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बिना पैसे के भी रिसर्च शुरू की जा सके, किंतु जो यहाँ पे हमारा डेट है, डेट में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वहाँ पे सीधा सीधा लोग आपको जज कर रहे होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप कभी ट्राई करके देखना, किसी लड़की को ले कहना डेट पे जाने के लिए और उसे गोभी का फूल दे के देखना, ठीक है। या उसे कहना कि आओ तबेले में चलते हैं डेट पे, क्योंकि मेरे पास पार्क में ले जाने के लिए, अम्यूज़मेंट पार्क में ले जाने के लिए पैसे नहीं है। तबेले में आएगी कि नहीं आप देखना, ठीक है, बताना फिर मुझे। तो डेट में और इसमें डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डेट में आपको इनिशियल लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जबकि रिसर्च में एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे तो नहीं होती। आप अपना प्रपोजल दीजिए अपने प्रोफेसर को, यदि उन्हें पसंद आएगा, यदि आप सही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो गवर्नमेंट भी फिर आपको हेल्प कर देती है, सपोर्ट कर देती है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस है, ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। अगला जो डेट है उसका एम्फेसिस होता है आउटर लुक के ऊपर, कि दिखता कैसा है, कपड़े कैसे इसने पहने हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बोला कि चलता कैसा है, चलती कैसे है, इसका थॉट क्या है, ये सब आउटर एक्सपीरियंस पे, आउटर लुक के ऊपर उस पर मेन फोकस रहता है। रिसर्च के केस में ऐसा होता है क्या? नहीं, उसे पूरा फोकस रहता है कि कोर कंसेप्ट इसका कैसा है। भले उसने कोई बहुत अच्छा एक फाइल हम लोग बनाया करते थे ना स्कूल सब में, ग्लिटर पेन से और उन सब से बना करके, मोटा सा गत्ता रहता था, स्क्रैप बुक हुआ करती थी। आपने भले वो सब कुछ नहीं कर रखा, आप नॉर्मल A4 शीट में अगर आपने रिसर्च वर्क का अपना प्रपोजल लिखा है वो भी एक्सेप्टेड होगा, लेकिन वो टॉपिक सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स अधिक नहीं होने चाहिए। बेसिकली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपके आउटर लुक पे बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता। आप दिखते कैसे, इस बात पे आपकी रिसर्च बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर ऐसा होता तो जो रामानुजन थे वो शायद इतने बड़े मैथमेटिशियन नहीं होते। तो ये बात है, ये हम लोगों ने अभी डेट को देखा। अब यदि हम लोग चर्चा करें कि क्या डेट और ब्लाइंड डेट में कोई डिफरेंस होता है, तो देखिए हाँ होता है। ब्लाइंड डेट जो है वो ऐसा होता है कि हम अननोन के साथ जाते हैं, जिसे हम कुछ भी नहीं जान रहे होते। यहाँ पे तो अगर आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, क्योंकि जो डेस्परेट नहीं होगा ना वो कभी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाएगा। ब्लाइंड डेट पे वही जाता है जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, जिसके लाइफ में कोई ना हो, वो चाह रहा हो कि कोई मिले कोई मिले कोई मिले, बस वही लोग जाते हैं इस पर। ये मेरा थॉट है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आप डिसएग्री कर भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पर वो डेस्परेशन ही होती है, वो रिजल्ट के लिए डेस्परेट होता है। लेकिन जो रिसर्च होता है, रिसर्च हम इसे ज़रा कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, क्या रिसर्च ऐसा होता है कि वो डेस्परेट हो? नहीं, रिसर्च जो होता है बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस होता है। रिसर्च हम बहुत सोच समझ के करते हैं कि नहीं ये तो हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है ये काम। तो यहाँ पे हम डेस्परेट बिल्कुल नहीं दिखा, डेस्परेशन बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। यदि मेरा प्यार सच्चा है
यदि मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ तो मुझे आउटपुट ज़रूर मिलेगा, भले उसमें कितना भी समय मिले, कितना भी समय लगे। वो कभी दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें के साथ नहीं जाता, वो डेस्परेट नहीं होता। लेकिन जो ब्लाइंड डेट है वो 100% डेस्परेट होता है। दूसरा पॉइंट है कि जब हम ब्लाइंड डेट पे जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम रहता है एक्चुअल में, ठीक है। हमें सामने वाले में इंटरेस्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि हम जान नहीं रहे होते किसी को, ठीक है। बस हमें मिल जाए कुछ इसलिए हम लोग गए होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन रिसर्च के केस में ऐसा है क्या? असल में रिसर्च के केस में तो डायरेक्टली उल्टा है। उसमें जो आपको बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप रिसर्च शुरू नहीं कर सकते। आपके लिए उसमें हैविली इन्वेस्टेड होना पड़ेगा आपको रिसर्च में। जब तक आप उससे हैविली इम्प्रेस्ड नहीं होंगे, वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा रिसर्च, तब तक आप रिसर्च शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। कोई फीलिंग्स नहीं होती ब्लाइंड डेट में, जबकि इसमें पूरी फीलिंग जुड़ी रहती है जब आप कोई रिसर्च करते हैं। तो उसके बाद फिर जो ब्लाइंड डेट होता है ना, उसमें एक्सपेक्टेशन भी बहुत अधिक नहीं होती है। उसमें ना बेसिकली ये रहता है, एक्सपेक्टेशन का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हो गया तो हो गया, नहीं तो दूसरा डेट हो गया तो हो गया, नहीं तो तीसरा डेट। कोई मतलब इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। बस ये रहता है कि हाँ ठीक है, हमें जाना है, हमें शो ऑफ करना है। क्योंकि डेट्स पे जनरली जाते हुए वही लोग हैं जो कहते हैं मैं तो 70 बार डेट पे गया था, मैं तो 1 लाख बार डेट पे गया था, मैं तो 1 अरब वर्षों से डेट पे ही जा रहा हूँ। अरे भाई, तू डेट पे गया, तूने कर क्या लिया फिर? हाँ, नॉर्मल तेरा लव कहाँ है? तूने प्रेम किससे किया? तूने लाइफ में गेन क्या किया? कुछ भी नहीं। तो खाली डेट के चक्कर में ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे ब्लाइंड डेट और रिसर्च में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहती है। रिसर्च हम कर रहे होते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा ये सक्सेसफुल हो, हम इसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ब्लाइंड डेट होता है वो अपने लस्ट को फुलफ़िल करने के लिए होता है, उसी का परिणाम होता है वन नाइट स्टैंड वगैरह। जबकि रिसर्च के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ है नहीं तो इसमें हम कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि इस पॉइंट पे तो आके हम कह सकते हैं कि डेट के साथ तो फिर भी थोड़ी बहुत इसमें सिमिलैरिटीज़ थी, बट ब्लाइंड डेट के साथ रिसर्च की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। नॉलेज के साथ जो ब्लाइंड डेट करना है ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्लाइंड डेट नॉलेज के साथ नहीं हो सकती। लेकिन फिर अब आप एक बात कहेंगे कि टॉपिक जो दे रखा है तो टॉपिक के हम अगेंस्ट में चले जाएँ क्या? सब कुछ हम अगेंस्ट में बोलते जाएँ क्या? तो देखिए, ऐसे में आप अपना थॉट रखते हैं, ठीक है। ये मेरा थॉट है, आपका कुछ और थॉट हो सकता है। बेसिकली ना आपको अपना थॉट रखना होता है एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ताकि लोग को ना उसे पढ़ करके लगे इसने कुछ यूनिक प्रेजेंट किया है, इसने अपने माइंड का अप्लाई किया है, यहाँ पे इसने कुछ रिसर्च की है 5-10 मिनट सोचने में। तो रिसर्च करना होता है यहाँ पे आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रेजेंट करना होता है, आपको सब्सटेंशिएट करना होता है एग्जाम्पल्स के साथ। तो चाहे आप उसके पक्ष में लिखे, चाहे विपक्ष में लिखे, चाहे आप दोनों को बैलेंस करने का प्रयास करें, पॉजिटिव नोट पे यदि आप समाप्त करते हैं चीज़ों को तो वो ऐसे आपकी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो अभी ब्लाइंड डेट का हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कि यदि हिंदी में उसे देखें तो हिंदी में है कि एक अजनबी के साथ मुलाकात। अब यहाँ पे आगे ना थोड़ा पेंच फंसता है। क्या बात है कि अजनबी के साथ मुलाकात, क्या रिसर्च ऐसा होता है? कई बार ऐसा होता है। इंग्लिश में अगर हम कहें ब्लाइंड डेट तो ब्लाइंड डेट तो नहीं, लेकिन अजनबी के साथ मुलाकात हाँ ऐसा होता है। जैसे क्या कभी जिसने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च किया था, हालांकि वो इन्वेंशन है स्टिल, अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए वो मान के चलें, क्या उसे पहले से पता था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दूंगा? क्या उसे खुद भी इस चीज़ का आइडिया था? लगता तो नहीं है, क्योंकि यदि उस आइडिया रहता तो बात कुछ और रहती। उन लोगों से नॉर्मली उन लोगों ने फिजिक्स का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की खोज आपस में एक बहुत ही यूनिक केस है। यहाँ पे हम वही कह सकते हैं कि एक अजनबी के साथ मुलाकात, ये अजनबी के साथ मुलाकात ही हुआ कि उसे पता नहीं है कि आउटकम निकलेगा क्या, बस सीधा हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि अजनबी के साथ मुलाकात है, या फिर इसे आप डेट भी कह लीजिए। डेट और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, अजनबी के साथ मुलाकात। तो यहाँ पे ये चीज़ पैरेलल बैठ रहा है। एक केस और हो सकता है क्या कि जैसे कई बार क्या होता है कि रिसर्चर्स जो है ना वो कई सारे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे होते हैं। लाइक यदि कोई हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहा है ना, कोई हिस्ट्री का रिसर्चर है, तो उसमें इकोनॉमिक्स के भी एंगल से उसे देखेगा। तो जब वो इकोनॉमिक्स के भी एंगल को देखेगा, हिस्ट्री के भी एंगल को देखेगा, और साथ में कई बार ज्योग्राफी के भी एंगल को देखेगा कि वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, वहाँ का ज्योग्राफिक कंडीशन क्या था उस एरिया का। तो जब सब कुछ देखता है ना,
तो वहाँ पे हम कह सकते हैं एक अजनबी के साथ मुलाकात। क्यों? क्योंकि ना तो हम ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं स्टार्टिंग में, ना ही हम लोग इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं। हम हिस्ट्री के जानकार होते हैं, हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, लेकिन चूंकि हमें उसमें रिसर्च करना है तो हम अजनबी लोगों से मिलते हैं। अजनबी लोग यहाँ पे कौन हो गए? यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र या भूगोल शास्त्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे अजनबियों के साथ मुलाकात है, इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे आप इसे ब्लाइंड डेट के भी कैटेगरी में रख सकते हैं कि जो ब्लाइंड डेट है, ब्लाइंड डेट में भी कुछ ऐसा होता है कि अननोन के साथ हम जाते हैं, लेकिन फिर उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करेंगे आपको, तो बेटर कि आप उसे वहाँ पे ना रखें। हालांकि आपकी मर्ज़ी है, आप रख भी सकते हैं, इसमें कोई इतना नहीं है। ये ऐसे दरअसल जो होता है ना, ये ओपिनियन का गेम होता है कि आप इसे प्रेजेंट किस हिसाब से करते हैं। यदि सामने वाला आपसे कन्विंस हो रहा है, यदि आपने अपनी बात को सब्सटेंशिएट किया है, दैन इट इज़ सफिशिएंट कि आप कुछ भी लिखें, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता उससे, आपका कुछ भी थॉट हो, ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज़ है, जैसे कि यदि आप सपोज़ कि आप केमिकल को आपस में एक दूसरे को मिला करके देख रहे हैं, ठीक है, उससे कोई नया चीज़ डिस्कवर हो गया, कोई नया केमिकल बन गया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? क्या आप उसे कहेंगे कि अजनबी के साथ मुलाकात है? अब देखिए, ये यहाँ पे भी दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये कि यदि कोई अननोन आदमी है जिसे केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज नहीं है, वो लैब में जाता है और गलती से वो दो केमिकल को मिक्स कर देता है, उससे कोई तीसरा प्रोड्यूस हो गया कोई केमिकल, आपने उसे बाद में देखा ये तो कोई नया चीज़ प्रोड्यूस हो गया, वहाँ पे कोई रिसर्च हो गई, तो वहाँ पे हम उसे एक्सीडेंटल कह सकते हैं। किंतु जनरली सामान्यतः क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री लैब में रहते हैं तो हमें पता होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यदि हम उसे किसी बेस के साथ मिलाएंगे तो वहाँ पे उसका जो रिएक्शन है वो सॉल्टी रिएक्शन निकलेगा, वहाँ पे एसिड प्लस बेस जो है वो सॉल्ट बनाएगा, ये लोग को पता होता है। लेकिन अब उसी में अगर कोई नया चीज़ मिल गया, सपोज उसमें कोई ऐसी चीज़ बन गई जो पहले से नहीं पता थी, तो फिर वहाँ पे अजनबी के साथ तो मुलाकात नहीं कह सकते ना, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि करते करते एक हो गया प्रयास, मतलब कुछ आइडिया था हमें उसके बारे में, भले पूरा आइडिया नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें इसे आप कैसे लिखते हैं, या आप अपने शब्दों में देख लें, इसे कैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि ना तो हम लोगों ने इसे डेट कहा, ना ही हम लोगों ने इसे ब्लाइंड डेट कहा, लेकिन हमें जोड़ना इसे कुछ इसी टर्म में है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? असल में हम इसे ब्लाइंड लव की अगर कैटेगरी देना रिसर्च को, कि रिसर्च इज़ नथिंग बट ब्लाइंड लव विथ नॉलेज, इसका अगर हम इस प्रकार से लिखें तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होगा। क्यों? अब हम लव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। जो सच्चा प्रेम होता है, ठीक है, उसे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, वो बदलती नहीं है, वो क्षण क्षण बदलने वाली में से नहीं है, वो स्थिर रहती है। रिसर्च में भी सेम केस होता है। जो सच्चा प्रेम करता है ना, वो कहीं ना कहीं पॉजेसिव भी होता है। रिसर्च वर्कर जो होता है, जो रिसर्चर होता है, वो भी पॉजेसिव होता है अपने काम को लेकर के। उसे पसंद नहीं आता कि कोई उसके काम में दखल अंदाजी दे या उस काम को कोई और चुरा ले, इसीलिए पेटेंट का सिस्टम है, इसलिए कॉपीराइट का सिस्टम है। तो ये सब चीज़ शो करती है कि जैसे जो लव है, जो ट्रू लव है, उससे पॉजेसिवनेस होती है, ठीक उसी प्रकार रिसर्च में ही पॉजेसिवनेस होती है रिसर्चर में। अब देख लीजिए, जो ब्लाइंड डेट है, ब्लाइंड डेट के केस में पॉजेसिव कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो सामने वाले को, वहाँ पे पॉजेसिव नहीं होगे सामने वाले के लिए, लेकिन ट्रू लव में आप होगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन इनके अंदर नहीं होती कि रिज़ल्ट क्या आएगा। जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो ये देख के करता ही नहीं है कि सामने वाला मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, उसका एक तरफा प्रेम होता है, और एक तरफा प्रेम में इतनी ताकत होती है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो प्रेम करते हैं ना, हमें अब स्वयं से मतलब है, और ज़िंदगी भर जीवन भर प्रेम करते रहेंगे। तो ये प्रेम का कंसेप्ट है। जो रिसर्चर होता है ना, उसे भी अपने विषय से उतना ही लगाव होता है। रिज़ल्ट आए ना आए, हमें रिसर्च करना है, वही एक असली रिसर्चर होता है, वही एक असल में शोधकर्ता होता है। तो सच्चे प्रेम के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। ऐसे ही जो ये होता है प्योर हार्टेड होता है, लव जो होता है प्योर हार्टेड होता है, रिसर्च वर्क भी प्योर हार्टेड होता है, कोई इल इंटेंशन नहीं होता, कोई उसमें वन नाइट स्टैंड की प्लानिंग नहीं होती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें सीधा ह्यूमन काइंड को कुछ दे जाने के पर्पज़ से, कुछ नॉलेज नया निकाल पाने के पर्पज़ से रिसर्च किया जाता है। सो ये रिसर्च का
को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ट्रू लव से, ब्लाइंड लव से। इनफैक्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। यहाँ पे हम इसे एक शब्द को बदल देंगे यदि कंक्लूजन में कि व्हाट इज़ रिसर्च बट अ ब्लाइंड लव विथ नॉलेज। इस नोट पे यदि आप समाप्त करते हैं ना, तो समझेंगे वो चेक करने वाले कि इनको इन डेप्थ नॉलेज है, इन लोगों ने अपना कोई दूसरा दिमाग भी लगाया है और इन्होंने अपने आप को सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रखा जितना कि इन्हें टॉपिक दिया गया है। ये लोग दूसरे भी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए। और एक बात और है, लव का जो कंसेप्ट है ना, उससे सभी को इंप्रेस होता है। डेट के कंसेप्ट से चेक करने वाले एजेड लोग इंप्रेस शायद ना हो, लव के कंसेप्ट से ज़रूर होंगे। इस नोट पर आप इसको एंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट आता है, अब मैं इसमें आपको बीच में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें एक फ़िलासफ़िकल चीज़ भी होती है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आदमी नास्तिक होता है, ठीक है, किंतु अचानक से उसके मन में भगवान के प्रति भावना उत्पन्न हो जाती है, वो अचानक से धार्मिक बन जाता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि जो वाल्मीकि जी थे, ठीक है, उनके बारे में एक तो प्रचारित है कि वो डाकू थे। ऐसा नहीं है, वो डाकू वगैरह नहीं है। उन्होंने तो कहा है यहाँ तक कि उन्होंने यदि आज तक कभी झूठ बोला हो, उन्होंने स्वयं के बारे में बोला है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला आज तक। वाल्मीकि जी का स्वयं का ये वचन है। तो जिस इंसान ने कभी झूठ तक नहीं बोला वो डाकू कैसे हो सकता है। खैर, फिर भी भगवान से वो कहीं ना कहीं दूर थे स्टार्टिंग में, लेकिन वो अचानक से भगवान के प्रति इतने समर्पित हो गए कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। अब ऐसा कैसे हो गया कि जो कुछ भी नहीं था वो, ये तो फिर वही हो गया ना, तो ब्लाइंड डेट ही हो गया ना फिर तो। यहाँ पे कोई लव नहीं था, यहाँ पे कोई डेट नहीं था, यहाँ पे ब्लाइंड डेट हो गया कि मतलब कैसे। तो यहाँ पे रिसर्च उसके बाद समझ लीजिए कि उन्होंने क्या भगवान को जानने की चेष्टा की। हालांकि महापुरुष थे वो, हम उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते उन्होंने जानने की चेष्टा की। खैर, फिर भी एक लौकिक मर्यादा बनाए रखने हेतु हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भगवान को जानने की चेष्टा की, उसके ऊपर रिसर्च किया, फिर उन्होंने रामायण की रचना की। तो ब्लाइंड डेट ही तो हम इसे कहेंगे या नहीं, सोच के देखिए ज़रा। या फिर आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कालिदास का। कालिदास एकदम निपड़ थे, उन्हें कुछ नहीं आता जाता था, जो एकदम पक्के नंबर के अव्वल दर्जे के अंगूठा छाप कहते हैं ना, वो थे। उन्हें कुछ नहीं आता था। उनके बारे में कहानी भी आपने सुनी होगी कि जिस पेड़ की जिस डाली पे वो बैठे थे, उसी डाली को काट रहे थे। उनसे किसी ने कहा कि गिर जाओगे खुद, तो कहता है कि मैं क्यों गिरूंगा, मैं तो डाली को काट रहा हूँ ना, डाली गिरेगा। तो जो इस प्रकार का मूर्ख था, वो अचानक से कैसे इतना बुद्धिमान हो गया? क्या ये ब्लाइंड डेट नहीं है? उन्होंने कैसे इतना सारा कुछ रिसर्च कर लिया कि वो इतने बड़े धार्मिक हो गए, इतने बड़े वो एक लिटरेचरार हो गए, इतने बड़े वो लेखक हो गए कि अब उन्हें सैकड़ों हज़ारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। उनका कुमार संभवम हो या रघुवंशम हो या फिर कोई अन्य कोई उनकी रचना हो, मेघदूतम हो, ये सारी रचना उन्होंने कर डाली। कैसे? क्या ये ब्लाइंड डेट नहीं है? अब इसमें ना एक कंसेप्ट आता है कि ब्लाइंड डेट, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लाइंड डेट है, किंतु उसमें भगवान की कृपा अंतर्निहित होती है। और भगवान की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए वो कोई नहीं जानता। तो हम उसे पूर्ण रूप से ब्लाइंड डेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पीछे एक और कारण है कि हम लोग का कंसेप्ट ये है कि अवश्य ही कोई पिछले जन्म का पुण्य किया हुआ होगा जो कि इस जन्म में हमारे साथ है। तो वही कालिदास जी का कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म किया होगा जिससे कि उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो वो एक है। तो वहाँ भी ब्लाइंड डेट फिर नहीं है, वहाँ पे भी आपके पूर्व जन्म का जो फल है वो संचित था। तो ये सारी बातें हैं, आप इसे फिलॉसफिकल एंगल पे ये सब चीज़ लिख सकते हैं और अंत वैसे ही कर सकते हैं कि हम इसे ब्लाइंड लव के साथ कंपेयर कर लें कि ब्लाइंड लव विद नॉलेज, ये क्या करके आप इसे एंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा आएगा इसमें आपको मार्क्स, मैं आपको कह सकता हूँ। हालांकि अब तो ये एग्ज़ाम तो हो गया, अब हो सकता है आप लोग के मन में आता हो कि मैं हर में ये क्यों कहता हूँ सभी एस्से में कि आपके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। असल में इसलिए जब मैं कुछ समझा रहा होता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जिस प्रकार से समझाया जाता है आप भी उसी प्रकार से सोचना आरंभ कर दें। जिस दिन आप उस प्रकार से सोचना आरंभ कर देंगे, उस समय यदि कोई नया भी निबंध दे दिया जाएगा आपको लिखने के लिए, आप उसमें भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो होता है आप करें। नहीं आई है तो वही बताएं आपको कौन सा पॉइंट इसमें अजीब लगा, कौन सा पॉइंट इसमें आप ऐड करना चाहते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके उत्तर का, आपके कमेंट का। बाय।